अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है बेंजीन एंड इट इज टू बी रिएक्टेड विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ध्यान देना, यहां पर आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिया हुआ है, दैट इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अभी अभी हमने डिस्कस किया, दिस मिक्सचर इज द सोर्स ऑफ NO2+। इस मिक्सचर से आपको मिलेगा यहां पर नाइट्रोनियम आयन, एंड दिस नाइट्रोनियम आयन विल अटैक ऑन द रिंग to replace hydrogen, and on substitution of hydrogen will get nitrobenzene। इस तरह से यहां पर रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर आप ध्यान देना, ये तो चलो बात हो गई नाइट्रेशन की, बेंजीन का हमने नाइट्रेशन किया नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट हमें नाइट्रोबेंजीन मिल गया। लेकिन अब आप ध्यान देना, यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसमें मैं चाहता हूं कि नाइट्रेशन का रिपीटेशन हो, मतलब कंपाउंड पर जो नाइट्रेशन हो वो रिपीटेड नाइट्रेशन हो, तो मेरा क्वेश्चन है कि रिपीटेड नाइट्रेशन क्या यहां पर ये इटसेल्फ हो सकता है क्या? तो ध्यान देना, रिपीटेड नाइट्रेशन होने के लिए हम चाहते हैं कि ESR का रिपीटेशन हो, और ESR का रिपीटेशन इटसेल्फ होगा या हमें करवाना होगा। तो देखो, इटसेल्फ रिपीटेशन के लिए तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी हेलोजिनेशन में भी ये कंडीशन अप्लाई की कि ESR का इटसेल्फ रिपीटेशन तो तब हो सकता है जब रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो, रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो, दूसरा एक तो रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल सफिशिएंट अमाउंट पे अवेलेबल होना चाहिए। तो देखो, यहां पर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है NO2+, और जैसा कि हमने कंसेंट्रेटेड लिया है तो फिर NO2+ की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी सफिशिएंट अमाउंट पे होगी। लेकिन यहां पर रिंग की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन में देयर इज नो M इफेक्ट एट ऑल, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जो रिंग के हाईली एक्टिवेटेड होने की हम बात कर रहे हैं वो कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हो पा रही है, और अगर नहीं हो पा रही है तो फिर इसमें इटसेल्फ रिपीटेशन तो नहीं होगा। मतलब यहां पर अगर आप रिपीटेशन चाहते हैं तो आपको यहां पर रिएक्शन कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। और अब आप ध्यान देना, देखो फर्स्ट जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो टेम्परेचर यहां पर रिक्वायर्ड होता है अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट टाइम नाइट्रेशन के लिए। अब अगर आपको फिर से नाइट्रेशन करना है तो आपको रिएक्शन कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर रिपीटेशन इटसेल्फ नहीं हो पाएगा। और अब अगर हम फर्दर नाइट्रेशन चाहते हैं तो फिर से इस कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में, मतलब फिर से दैट इज मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और अब इसमें थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहां पर अब जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं वो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां पर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस केस में फिर फर्दर नाइट्रेशन होगा, मतलब देखो नाइट्रेशन अगर इसका फर्दर में होने की बात कर रहा हूं तो वो सेम रिएक्शन कंडीशन में नहीं है, रिएक्शन कंडीशन यहां पर चेंज हुई है। और अब आप ध्यान देना, इस केस में NO2+ का जो अटैक होगा, ध्यान देना इस केस में NO2+ का जो अटैक होगा, क्या मैं बात कर सकता हूं नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग इज -M ग्रुप, और -M ग्रुप जैसे कि आप जानते हैं ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। अगर ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा तो रिलेटिवली मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पर। मतलब इस बार मेटा से H का सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट यहां पर हमें मिलेगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से यहां पर रिपीटेशन हुआ, बट रिपीटेशन इज नॉट इटसेल्फ, इट इज बाय चेंज इन रिएक्शन कंडीशन। अब क्वेश्चन है कि मैं इसका फिर से नाइट्रेशन चाहता हूं। देखो फिर से अगर आप नाइट्रेशन चाह रहे हैं तो फिर से आपको यहां पर रिएक्शन कंडीशन को चेंज करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप रिंग में इंट्रोड्यूस होते जाएंगे ESR रिएक्शन डिफिकल्ट होती जाएगी, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है ESR के लिए। तो अब आपको रिएक्शन कंडीशन फिर से चेंज करनी होगी, और यहां पर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां पर अब हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन यहां पर सबसे मेन चेंज जो हुआ है, हमने यहां पर नाइट्रेशन का सोर्स ही चेंज कर दिया है। अब मैं यहां पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज नहीं कर रहा हूं, अब मैं यहां पर सोर्स का ले रहा हूं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड।
और क्या मैं कह सकता हूं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में तो NO2+ की जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी दैट विल बी हाई। यहां पर NO2+ की कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मिलेगी क्योंकि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अभी मैंने आपको बताया इज बेटर सोर्स फॉर नाइट्रेशन एज कंपेयर टू नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो अब यहां पर NO2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और क्या मैं कह सकता हूं NO2+ जितना हाई कंसंट्रेशन इसकी होगी कंपाउंड के साथ में इसका इंटरेक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। स्लाइटली हमने टेम्परेचर भी बढ़ाया तो फिर से अब इस पर नाइट्रेशन होगा। और अब आप ध्यान देना इन दोनों नाइट्रो ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं ये मेटा पोजीशन कॉमन है, ये पोजीशन कॉमन पोजीशन है दोनों नाइट्रो ग्रुप के लिए मेटा पोजीशन। तो यहां पर H का सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा ट्राई नाइट्रो बेंजीन। सो दिस इज हाउ ट्राई नाइट्रो बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन। क्या बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको दिया है इसमें टोल्यूइन। देखो टोल्यूइन का अगर आपको नाइट्रेशन करना है और ध्यान देना यहां पर भी अगर आप चाहते हैं रिपीटेड नाइट्रेशन तो ध्यान दीजिएगा बाय रिपीटेड नाइट्रेशन। लेकिन यहां भी एक बात आप समझ लें कि जो रिपीटेड नाइट्रेशन होगा वो यहां पर भी इटसेल्फ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो रिंग पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल और मिथाइल ग्रुप का होता है प्लस H इफेक्ट, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर इसका प्लस H इफेक्ट है तो ठीक है प्लस H भी रिंग को एक्टिवेट करेगा लाइक प्लस M, लेकिन प्लस H प्लस M से वीक होगा। जबकि हम चाहते हैं कि इटसेल्फ रिपीटेशन होने के लिए रिंग पर क्या होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप होना चाहिए। तो अब यहां पर ये स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप तो नहीं है, मतलब यहां भी रिएक्शन कंडीशन में आपको चेंज तो करना पड़ेगा। तो ध्यान देना बाय रिपीटेड नाइट्रेशन इन डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन, in different reaction condition. Now what will be the product? तो ध्यान देना methyl group is plus H and similar to plus M, plus H effect of methyl group will increase electron density on ortho and para position. plus M के similar plus H भी क्या करता है, ortho and para पर electron density बढ़ा देता है। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो प्रेफरेबली ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेगा और इस तरह से जब रिपीटेड नाइट्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैक करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट यहां पर बनाएगा ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ध्यान देना इस केस में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। सो हियर इट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड TNT एंड दैट इज एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड। तो देखो यहां पर जो मैंने आपको नाइट्रेशन के केसेस बताए वो केसेस मैंने आपको बताया रिपीटेड नाइट्रेशन के, बट वो रिपीटेड नाइट्रेशन अपने आप नहीं हुआ है, डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में हुआ है। क्वेश्चन है रिपीटेड नाइट्रेशन इटसेल्फ कब हो सकता है? तो देखो रिपीटेड ESR इटसेल्फ तो तभी होगा जब रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो, मतलब रिंग पर कोई स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और इलेक्ट्रोफाइल सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल भी हो। जरा उसका केस भी देखते हैं। अब ध्यान देना नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। और ध्यान देना अगर मैं इसके लिए यूज करता हूं नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो ध्यान देना इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहां पर अब जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो प्रोडक्ट आपको मिलता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ध्यान देना ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो अब यहां पर मैंने ट्राई नाइट्रो कंपाउंड फॉर्मेशन की बात की है, मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो कैसे मिला, बाय रिपीटेड नाइट्रेशन। अब रिपीटेशन यहां पर हुआ लेकिन यहां पर मैंने कोई रिएक्शन कंडीशन अलग अलग होने की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि इस बार जो रिपीटेशन हुआ है वो इटसेल्फ रिपीटेशन हुआ है। कैसे? जरा देखो रिंग पर OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड OH ग्रुप इज प्लस M ग्रुप फॉर द रिंग। तो रिंग पर हाईली एक्टिवेटेड रिंग आप कह सकते हैं क्योंकि रिंग पर अब एक स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ सोर्स ऑफ NO2+। तो फिर यहां पर NO2+ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है तो फिर NO2+ की कंसंट्रेशन भी आप कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन होगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इटसेल्फ रिपीटेशन की हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो यहां पर फुलफिल हो रही है। यहां पर रिंग हाईली एक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और कंसंट्रेटेड लिया है तो फिर सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल भी है।
इसलिए यहां पर रिपीटेशन इटसेल्फ हुआ और प्रोडक्ट हमें मिला ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। और ये इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे, पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। पिक्रिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो याद रखिएगा एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है। पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब जरा देखो, अगर आप यहां पर नाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, आप ध्यान देना, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड अगर आपने लिया तो फिर तो यहां पर प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो इस बार प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस बार जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर होगा। क्वेश्चन है फिर यहां पर रिपीटेशन क्यों नहीं हुआ? देखो यहां पर रिपीटेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर NO2 प्लस की जो कंसेंट्रेशन है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 प्लस, यहां पर डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लेने की वजह से NO2 प्लस की अवेलेबिलिटी कम है और इलेक्ट्रोफाइल अगर लो कंसेंट्रेशन के साथ में प्रेजेंट है तो रिपीटेशन होने के लिए इलेक्ट्रोफाइल तो ज्यादा क्वांटिटी में होना जरूरी है ना, इसलिए यहां पर रिपीटेशन नहीं हुआ और प्रोडक्ट आपको मिला ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना, इसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता हूं। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में आप बता सकते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल? तो ध्यान देना, आंसर इज पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि जरा देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन NO2 ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। यहां पर ये हाइड्रोजन जो होगा वो NO2 ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तो फिर तो हाइड्रोजन एक तरह से आप कह सकते हैं कि H बॉन्डिंग में ट्रैप हो जाएगा तो इसकी H प्लस के फॉर्म में रिलीज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होगी। अच्छा बताएं, अगर आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो क्या हम बात कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा ऑर्थो के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आप कह सकते हैं देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल में विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल के आप कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल क्योंकि आपस में एसोसिएट होते चले जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो फिर तो उनके सेपरेशन के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा हो जाएगा। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहां पर मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, हर मॉलिक्यूल स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में नहीं कर रहा है, अपने ही अंदर कर रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो मॉलिक्यूल्स अगर स्कैटर्ड फॉर्म में है तो उनका सेपरेशन भी आसान होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम हो जाएगा। और ध्यान देना, क्योंकि इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में, ये रीजन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इट इज स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड। ध्यान देना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर बात की जाए तो इट इज स्टीम वॉलेटाइल। ये कंपाउंड हमारे पास एक स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड है, ये हमारे पास स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड है। और ध्यान देना, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड, दैट्स व्हाई these compounds from the mixture can be separated by steam distillation method। आप ध्यान देना, अगर आपको इन कंपाउंड्स को एक मिक्सचर में से सेपरेट करना है तो सेपरेशन is done by steam distillation method। It is done by steam डिस्टिलेशन मेथड। क्या समझ आया ये? सो दिस इज अबाउट नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब बात करते हैं एनिलीन। चलिए, नेक्स्ट कंपाउंड हमने लिया है एनिलीन, और एनिलीन का अब हमें नाइट्रेशन करना है। जरा ध्यान देना, यहां पर भी मैंने यूज किया नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और इस केस में अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो ध्यान देना, इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन
मेटा नाइट्रो एनिलीन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। यहां पर हमारे पास ऑर्थो, मेटा एंड पैरा तीनों का ही मिक्सचर मिलता है। और ध्यान देना, मैं आपको परसेंटेज भी बताता हूं। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन का हमें मिलता है 2%, मेटा नाइट्रो एनिलीन हमें मिलता है 47% के साथ में, और पैरा नाइट्रो एनिलीन हमें मिलता है 51%। 2%, 47% एंड 51%। अब जरा ध्यान देना, 2 पॉइंट सुनिए यहां पर। पहला पॉइंट तो ये कि जैसे हमने फिनॉल का नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में किया, तो हमने कहा भाई इटसेल्फ रिपीटेशन से हमें प्रोडक्ट मिलेगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो क्वेश्चन है यहां पर रिपीटेशन क्यों नहीं हुआ, यहां पर हम ट्राइनाइट्रो एनिलीन फॉर्मेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए NH2 की, तो इट इज इवन स्ट्रॉन्गर प्लस एम ग्रुप एज कंपेयर टू OH। तो जैसे यहां रिपीटेशन हो रहा है, यहां पर रिपीटेशन क्यों नहीं, यहां पर हमने ट्राइनाइट्रो एनिलीन फॉर्मेशन की बात क्यों नहीं की? एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि चलो कोई बात नहीं है, हमने रिपीटेशन नहीं किया, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो NH2 ग्रुप तो प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहां तो प्रोडक्ट हमें मेनली ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर मिलना चाहिए। ये मेटा कंपाउंड के फॉर्मेशन की हम बात क्यों कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और साथ में वो भी इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ में? 47% हम मेटा प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेशन की। तो इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट हमें मेटा का मिल क्यों रहा है? ऑलमोस्ट 50% ही हो गया, आधा हो गया। तो 2 क्वेश्चन है, एक तो ट्राइनाइट्रो एनिलीन क्यों नहीं बना, रिपीटेशन क्यों नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि यहां पर अगर मोनोनाइट्रेशन भी हुआ तो प्रोडक्ट तो हमें मेनली ऑर्थो एंड पैरा मिलना चाहिए ना, मेटा क्यों? ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है NH2, तो मेटा क्यों, और वो भी इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ में क्यों? तो उसका रीजन है, देखो, जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर उसमें मिक्स करोगे, भाई एनिलीन के नाइट्रेशन के लिए आप उसमें मिक्स क्या करोगे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एंड दैट इज मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब आप सोचिए, आपने जैसे ही एनिलीन में ये एसिड्स मिक्स किए, ESR तो बाद में, पहले तो एसिड बेस होगा। एनिलीन इज नाइट्रोजनस कंपाउंड, एंड बीइंग अ नाइट्रोजनस कंपाउंड इट विल फर्स्ट रिएक्ट विद द एसिड फॉर एसिड बेस रिएक्शन। यहां पर एनिलीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है, बेसिक नेचर शो करेगा, और इसीलिए ये पहले एसिड जो हमने मिक्स किए उनके साथ में तो पहले एसिड बेस करेगा। और ध्यान देना, अगर एनिलीन पहले एसिड बेस में इन्वॉल्व होगा तो फिर तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके जब एज ए बेस यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके यहां पर बनेगा एनिलीनियम आयन। ध्यान देना, पहले इसमें एसिड बेस होगा और एसिड बेस के थ्रू बनेगा एनिलीनियम आयन, और वास्तव में एनिलीन का जो नाइट्रेशन होता है वो एनिलीन के थ्रू नहीं, इस रिएक्शन में ये कैसे प्रोसीड करता है? एनिलीनियम आयन के थ्रू प्रोसीड करेगा, क्योंकि इसमें ESR से पहले क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होती है, और क्योंकि यहां पर एसिड बेस प्रेफर हुआ और एसिड बेस में जो कंपाउंड बना वो बना एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन की अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर प्रेजेंट NH3+ ग्रुप जो है ये तो -I इफेक्ट शो करेगा ना, और -I इफेक्ट शो करेगा तो ये तो विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर आप उसमें इटसेल्फ ESR रिपीटेशन की बात तो नहीं कर सकते। ये रीजन है कि इसमें ट्राई नाइट्रो कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात हमने नहीं की है। अब दूसरा पॉइंट था भाई मेटा इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्यों? तो जरा सुनिए, क्या मैं बात कर सकता हूं NH3+ ग्रुप का -I इफेक्ट जो मैक्सिमम होगा वो ऑर्थो पर होगा, और ऑर्थो पर अगर इसका -I मैक्सिमम है तो ये -I के थ्रू ऑर्थो पर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑर्थो पर सबसे ज्यादा होगी तो फिर तो इलेक्ट्रोफाइल की ऑर्थो पर अटैक करने की टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी। इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल कम अमाउंट में मिला 2%। इसका बहुत कम अमाउंट बनने का एक रीजन ये भी आप दे सकते हैं कि ऑर्थो पर -I तो मैक्सिमम होगा ही, साथ में स्टेरिक भी तो होगा, तो -I एंड स्टेरिक, दिस इज द कंबाइंड रीजन व्हाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन वेरी लेस अमाउंट 2%। अब आप सोचिए, अगर आप मेटा पोजीशन पर आओगे तो स्टेरिक भी कम हुआ, -I भी कम हुआ, स्टेरिक और -I दोनों कम हो गए, तो परसेंटेज एकदम इसमें शार्प इंक्रीज हो गया 47%। और पैरा पर तो -I और भी कम हो जाएगा, तो फिर पैरा का अमाउंट यहां पर सबसे ज्यादा मिलेगा 51%। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। सो दिस इज अबाउट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद में बात करते हैं
ESR की, ESR में थर्ड एग्जांपल की सल्फोनेशन की, ध्यान देना। सल्फोनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होगा दैट विल बी सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जब रिंग पर अटैक करेगा तो समझना बात को, ये जब रिंग पर अटैक करेगा तो H को रिप्लेस कर देगा H+ के फॉर्म में। अब आप देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल SO3 है और ये जब रिंग पर अटैक करके H को रिप्लेस करेगा तो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा SO3H। अब एक पॉइंट ये समझ में नहीं आ रहा है कि अटैक SO3 ने किया, प्रोडक्ट SO3H बना, तो ये H क्यों आया? H कहां से आया? ये H आया क्यों? तो आप सोचिए जो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है उसमें नेट चार्ज 0 है। SO3 की अगर बात करें तो SO3 में नेट चार्ज तो 0 है ना, तो जब ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आप सोचिए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल में नेट चार्ज 0 है और वो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसमें तो फिर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ना, और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो H+ फिर यहां पर ऐड होकर बनाएगा SO3H। इस तरह से हम यहां पर सल्फोनेशन की बात करते हैं। सोर्स की अगर बात की जाए तो SO3 का सोर्स क्या हो सकता है? दो सोर्स आप काम में ले सकते हैं, या तो आप काम में ले सकते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप काम में ले सकते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड फिर से वही है, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 दोनों का मिक्सचर, राइट। अब आप देखो अगर मैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड के सल्फोनेशन की बात करता हूं तो एक जनरल प्रोसेस क्या होगा, एक जनरल मैकेनिज्म क्या होगी? SO3 as an electrophile will attack on compound, will attack on ring to replace hydrogen, and hydrogen H+ will get attached with SO3 to form SO3H। ये एक जनरल मैकेनिज्म होता है एरोमेटिक कंपाउंड के सल्फोनेशन का। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक कंपाउंड हमारे पास ऐसा है जिसमें सल्फोनेशन का वे या बात की जाए मैकेनिज्म ड्यूरिंग सल्फोनेशन इज एंटायरली डिफरेंट। एक एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास ऐसा है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड में उसका सल्फोनेशन अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के से अगर मैं कंपेयर करूं तो बिल्कुल अलग तरीके से होता है, और वो स्पेशल कंपाउंड हमारे पास है एनिलीन। तो मैं जो स्पेशल केस है बस वही डिस्कस कर रहा हूं। एनिलीन के अलावा किसी और कंपाउंड में अगर आप सल्फोनेशन की बात करोगे तो एक नॉर्मल केस होगा, इलेक्ट्रोफाइल SO3 अटैक करेगा, H को रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा SO3H। लेकिन एनिलीन में सल्फोनेशन का तरीका अलग है। क्या तरीका होगा? देखो जब आप एनिलीन का सल्फोनेशन करेंगे तो आप सोर्स कहां मिलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ESR तो बाद में है ना, पहले तो एसिड बेस होगा। और ये रीजन आप ध्यान देना, यहां पर पहले होता है एसिड बेस और एसिड बेस में बनेगा सॉल्ट NaC+ SO4H-। तो यहां पर सबसे पहले हुआ एसिड बेस और एसिड बेस के थ्रू यहां पर बना सॉल्ट, क्योंकि एनिलीन बीइंग a nitrogenous compound will act as a base and it will first undergo acid base reaction with sulfuric acid। तो पहले इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिड बेस होगा, सॉल्ट बना। अब आप देखो अगर आप इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करवाओगे तब तो सॉल्ट ही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, रिंग पर कोई सल्फोनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सल्फोनेशन चाहते हैं तो यहां पर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं वो अप्रॉक्स 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर मेंटेन करते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर मेंटेन किया जाता है। आपको टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन इज कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंडीशन, अदरवाइज विदाउट टेम्परेचर कंडीशन एट रूम टेम्परेचर देयर विल बी नो सल्फोनेशन एट ऑल, सिंपली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। यहां पर केवल सॉल्ट फॉर्मेशन होकर रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 180, तो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा? H2O एलिमिनेशन के साथ में, ध्यान देना, H2O एलिमिनेशन के साथ में यहां पर आपको कंपाउंड मिलता है NHSO3H। H2O एलिमिनेशन यहां पर होगा और इस H2O एलिमिनेशन के साथ में यहां पर आपको ये कंपाउंड मिलता है। और जो टेम्परेचर हम रिएक्शन में मेंटेन कर रहे हैं अप्रॉक्स 180, उस टेम्परेचर कंडीशन में ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। ध्यान देना, जो टेम्परेचर यहां पर मैं मेंटेन करने की बात कर रहा हूं 180, उस टेम्परेचर कंडीशन में ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और इसमें होता है रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जिसमें SO3H पार्ट, ये पार्ट यहां पर रिंग पर एसोसिएट होता है और H इसमें ट्रांसफर हो जाएगा NH पर। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं SO3H पार्ट जो होगा वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करके H को रिप्लेस कर देगा और ये H आ जाएगा यहां पर और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इस केस में NH2 एंड SO3H। और जैसे ये SO3H यहां पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग और पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, वैसे इसका अटैक ऑर्थो पर भी पॉसिबल है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा।
तो इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये पैरा कंपाउंड और साथ में ऑर्थो कंपाउंड का मिक्सचर भी मिलेगा। तो इस तरह से यहां पर सल्फोनेशन हुआ। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एनिलीन का जो सल्फोनेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट। यहां पर इनडायरेक्टली सल्फोनेशन हुआ है। पहले अगर आप देखोगे तो एसिड बेस होकर के सॉल्ट बना, टेम्परेचर कंडीशन में उस सॉल्ट से H2 एलिमिनेट हुआ, प्रोडक्ट आपको ये मिला। और ये जो कंपाउंड बना वो टेम्परेचर कंडीशन 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। और इस बॉन्ड के ब्रेकेज के साथ में ध्यान देना, इस बॉन्ड के ब्रेकेज के साथ में यहां पर बनता है SO3H+, और वो फिर एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके H को रिप्लेस करता है, और ये H इस NH- के साथ ऐड होकर बना देगा NH2, और इसी तरह से ऑर्थो आइसोमर मिल जाएगा। अब आप ध्यान देना, इस पैरा कंपाउंड के रिस्पेक्ट में मैं कुछ 2-3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। पहले तो देखो इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम, दिस कंपाउंड इज नोन एज सल्फोनिलिक एसिड। This compound is known as sulfonilic acid and you can see the compound is amino acid। देखो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। ध्यान देना, सल्फोनिलिक एसिड की अगर बात की जाए तो इट इज एन एमिनो एसिड। सल्फोनिलिक एसिड की अगर बात करें हम तो इट इज एन एमिनो एसिड। और ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा एमिनो एसिड्स का एग्जिस्टेंस होता है ज्विटराइन फॉर्म में, सल्फोनिलिक एसिड भी ज्विटराइन फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है इसका। और ध्यान देना, इसका एग्जिस्टेंस हमें ज्विटराइन फॉर्म में इस तरह से मिलेगा, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप इसमें प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप है और NH2 ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है। तो ये तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा NH3+ और ये प्रोटॉन डोनेट करके बन जाएगा SO3-, और इसी को बोलते हैं इनर सॉल्ट या बोलते हैं ज्विटराइन। तो यहां पर ज्विटराइन के फॉर्म में हमें सल्फोनिलिक एसिड का एग्जिस्टेंस मिलता है। तो ध्यान देना, रिएक्शन में सल्फोनिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, साथ में ऑर्थो आइसोमर भी बनेगा। सल्फोनिलिक एसिड आप कह सकते हैं इट इज एन अमीनो एसिड एंड इट्स एग्जिस्टेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ ज्विटराइन। इस फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस होगा। अच्छा बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फोनिलिक एसिड का एसिडिक ग्रुप कौन होता है, अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक ग्रुप ऑफ सल्फोनिलिक एसिड, ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए सल्फोनिलिक एसिड का एसिडिक ग्रुप कौन है, तो ध्यान देना, अच्छे से मिस्टेक नहीं करना। यूजुअली स्टूडेंट क्या बताते हैं, भैया अच्छा ये सल्फोनिलिक एसिड है, इसका एसिडिक ग्रुप तो सल्फोनिक ग्रुप होगा क्योंकि वही H+ देगा। ध्यान देना, नो, सल्फोनिलिक एसिड का एसिडिक ग्रुप SO3H नहीं है। सल्फोनिलिक एसिड का एसिडिक ग्रुप होता है NH3+, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा, इसका जो एग्जिस्टेंस होगा वो तो ज्विटराइन फॉर्म में होगा ना, और ज्विटराइन फॉर्म में अगर इसका एग्जिस्टेंस होगा तो यहां पर H+ डोनर SO3H है ही नहीं। यहां पर H+ डोनर कौन होगा, NH3+। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर आपको देना है वो ज्विटराइन के रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा, और ज्विटराइन के रिस्पेक्ट में अगर देना पड़ेगा तो फिर प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा इसमें NH3+, इसलिए इसका एसिडिक ग्रुप होता है NH3+, और इसका जो बेसिक ग्रुप होता है वो होता है SO3-। इसका जो बेसिक ग्रुप होगा वो SO3- होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। तो SO3- being a proton acceptor will be basic group of sulfonic acid, and NH3+ being a proton releasing group will act as an acidic group for sulfonic acid। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ज्विटराइन फॉर्म में होता है तो आंसर आपको ज्विटराइन के रेस्पेक्ट में देना होगा। ऐसा क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। सो दिस इज अबाउट सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एनिलीन का सल्फोनेशन कुछ अलग तरीके से है, आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट सल्फोनेशन है। बाकी एनिलीन को अगर आप अलग कर दो तो अदर कंपाउंड में सल्फोनेशन तो बिल्कुल इसी तरह से होगा। SO3 इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में रिंग पर अटैक करेगा और H को रिप्लेस करेगा, और H+ SO3 पर ऐड होकर के प्रोडक्ट बनेगा SO3H। सो दिस इज अबाउट हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद में हमें डिस्कस करना है अभी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक केमिस्ट्री में ESR वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें 3 एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब इसमें 4th रिएक्शन हमें डिस्कस करना है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की।
दैट इज FCR। देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इट इज नेम रिएक्शन एंड दैट इंक्लूड्स टू प्रोसेस ऑन बेंजीन रिंग, वन इज एल्काइलेशन एंड सेकंड इज असाइलेशन। देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो प्रोसेस की हम बात करते हैं। एक तो हम बात करेंगे इसमें एल्काइलेशन, और एक हम बात करेंगे इसमें असाइलेशन की। देखो अल्काइलेशन और असाइलेशन में प्रोसेस की अगर बात की जाए तो अल्काइलेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा। देखो अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात की जाए, अल्काइलेशन में अगर इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करें तो इट विल बी R पॉजिटिव, और नेट प्रोसेस की अगर बात की जाए तो दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन रिंग to replace its hydrogen in the form of H+, there will be formation of alkyl benzene। ये प्रोसेस तो हो जाएगा अल्काइलेशन प्रोसेस। और देखो असाइलेशन की अगर बात की जाए तो जैसे अल्काइलेशन में हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑफ रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, या आप कह सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, बेंजीन में अल्काइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं। असाइलेशन की अगर बात की जाए तो असाइलेशन में दिस ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग। असाइलेशन में क्या होगा, हम RCO ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं एंड RCO ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। और इस केस में अगर बात की जाए तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल विल बी RCO पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, RCO पॉजिटिव। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज असाइलियम आयन। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज असाइलियम आयन। और ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा, this electrophile will attack on benzene ring, the electrophile will attack on benzene ring to replace its hydrogen in the form of H positive। और ये कंपाउंड यहां पर हमें मिल जाएगा and this compound can be named as phenyl alkanone। This is phenyl alkanone and this compound will be alkyl benzene। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ESR में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो प्रोसेस की हम बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं इसमें अल्काइलेशन की, और सेकंड हम बात करते हैं इसमें असाइलेशन की। अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, R पॉजिटिव, और नेट प्रोसेस वही है जो ESR में हमने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन रिंग to replace its hydrogen in the form of H positive, there is formation of alkyl benzene। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस केस में असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है असाइलियम आयन, RCO प्लस, रिंग पर अटैक होगा, H को रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा फिनाइल एल्केनोन। अब आप ध्यान देना, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्काइलेशन की, समझ है इस बात को। देखो अल्काइलेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस रिएक्शन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड to prepare alkyl benzene। सुनिए कैसे, ये जो रिएक्शन है जिसमें हम अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन का एक एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। एप्रोप्रिएट मेथड क्यों नहीं है, देखो उसका रीजन आप समझना। क्योंकि इस केस में अल्काइल बेंजीन अगर बना तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ESR इटसेल्फ आगे रिपीट हो जाएगी, और ESR का इटसेल्फ रिपीटेशन क्यों होगा, जरा आप देखो, अगर आप बेंजीन का अल्काइलेशन करते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा अल्काइल बेंजीन, और अगर अल्काइल बेंजीन बना तो हम कह सकते हैं अल्काइल बेंजीन विल बी इवन मोर रिएक्टिव फॉर ESR एज कंपेयर टू बेंजीन। क्योंकि बेंजीन में अगर अल्काइल ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया है तो अल्काइल ग्रुप तो प्लस H इफेक्ट शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होगा वो रिंग को एक्टिवेट कर देगा ESR के लिए, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये रिंग तो आप कह सकते हैं और एक्टिवेट हो जाएगी ESR के लिए। अब आप सोचिए, जिस रिएक्शन कंडीशन में बेंजीन पर आप ESR परफॉर्म कर रहे हैं, या कहा जाए कि जिस रिएक्शन कंडीशन में
बेंजीन ईएसआर शो कर पा रहा है, उसी रिएक्शन कंडीशन में अल्काइल बेंजीन तो और आसानी से रिएक्शन शो कर पाएगा, क्योंकि अल्काइल बेंजीन इज इवन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। आप देखो अभी तक इससे पहले इटसेल्फ रिपीटेशन के लिए हम कुछ कंडीशंस की बात कर रहे थे, जिसमें आप याद करो इटसेल्फ ईएसआर का रिपीटेशन तब होता था जब रिंग पर पहले से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता था, इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता था और इलेक्ट्रोफाइल सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होता था। लेकिन मैं यहाँ पर अगर अपने आप ही रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ तो उसका रीजन है, अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शंस डिस्कस की? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में रिंग में हैलोजन इंट्रोड्यूस होता है और हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है जो रिंग की रिएक्टिविटी को ईएसआर के लिए कम कर देता है। नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है -M, वो भी रिंग की एक्टिविटी को कम करता है ईएसआर के लिए। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में भी सल्फोनिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, -M इफेक्ट शो करता है, तो वहां भी इटसेल्फ रिपीटेशन ईएसआर का पॉसिबल नहीं था, ईएसआर का रिपीटेशन कंडीशनल था। लेकिन यहां पर अगर आप एल्काइलेशन कर रहे हैं तो अब आपने रिंग में एक ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है जो इस बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और रिलीजिंग है तो वो तो रिंग को और ज्यादा रिएक्टिव कर देगा ईएसआर के लिए। इसलिए यहां पर हम बात करते हैं कि इस केस में अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, इसका फर्दर एल्काइलेशन होगा और फर्दर एल्काइलेशन की वजह से आपको यहां पर प्रोडक्ट मोनो अल्काइल बेंजीन नहीं, पॉली अल्काइल बेंजीन मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। ये रीजन हम बात करते हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल बेंजीन। तो इस केस में हम बात करते हैं द रिएक्शन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल बेंजीन सिंस polyalkyl benzene is formed due to itself due to itself repetition of ESR। इस केस में क्योंकि अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है और अल्काइल ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा ईएसआर के लिए, रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा ईएसआर के लिए। तो आप कह सकते हैं दिस कंपाउंड विल बी इवन मोर रिएक्टिव देन द प्रीवियस कंपाउंड। अगर बेंजीन ईएसआर कर पा रहा है तो बनने वाला कंपाउंड अगर बेंजीन से भी ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। इसलिए इस केस में प्रोडक्ट आपको मेनली क्या मिलते हैं, पॉली अल्काइल बेंजीन मिलते हैं बाय इटसेल्फ रिपीटेशन ऑफ ईएसआर। इसलिए हम बात करते हैं कि ये मेथड अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन के लिए या कहा जाए मोनो अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन के लिए एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, क्योंकि एक ही अल्काइल इंट्रोड्यूस होने तक ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। अब आप देखो जैसे मैंने यहां पर कहा कि इस कंपाउंड का आगे फर्दर ईएसआर हो जाएगा, इस कंपाउंड का फिर आगे इन्वॉल्वमेंट होगा ईएसआर में, क्या असाइलेशन में भी ऐसा होगा? नो, असाइलेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जरा देखो असाइलेशन में जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है C डबल बॉन्ड O विड्रॉइंग ग्रुप है -M है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिंग की रिएक्टिविटी को कम करते हैं ईएसआर के लिए, इसलिए इस कंपाउंड का फर्दर रिपीटेशन इटसेल्फ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इटसेल्फ फर्दर रिपीटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इटसेल्फ फर्दर रिपीटेशन होगा। अब हमने कहा भाई ये अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन का एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, तो क्वेश्चन है फिर अल्काइल बेंजीन कैसे बनाए? ध्यान देना, अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं असाइलेशन। अब एक पॉइंट आता है, मैंने आपसे कहा अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं असाइलेशन। बोले असाइलेशन क्यों? असाइलेशन में तो असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। यस, असाइलेशन हम यूज करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। हाउ इज इट? विल डू असाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। पहले आप कंपाउंड का असाइलेशन कर दो और असाइलेशन में आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अब जरा ध्यान देना, अगर आप इस कंपाउंड का रिडक्शन कर दें यूजिंग ZnHg प्लस HCl, जिंक अमलगम प्लस HCl, ध्यान देना क्वेश्चन है कि अगर ये अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन का एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है तो अल्काइल बेंजीन फिर हम कैसे बनाएं? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो
इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं, असाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। कैसे, आप देखो सबसे पहले आप एरोमेटिक कंपाउंड का करेंगे असाइलेशन, और असाइलेशन में क्या होगा, द इलेक्ट्रोफाइल असाइलियम आयन दैट इज RCO+ will attack on benzene ring to replace its hydrogen in the form of H+. There will be formation of this compound. देखो ये प्रोसेस तो हुआ असाइलेशन, दिस प्रोसेस इज असाइलेशन। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं फॉलोड बाय रिडक्शन। अब जरा देखो, अगर आप इस कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं यूजिंग ZnHg+HCl, याद करें इट इज अ नेम रिएक्शन, द रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन्स रिडक्शन। So it is Clemenson's reduction, और याद करें Clemenson's reduction में CO ग्रुप is reduced into CH2, तो फिर ये CO ग्रुप अगर CH2 में रिड्यूस हो जाएगा तो यहां पर अब मिल जाएगा CH2R, मतलब इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एल्काइल बेंजीन। तो इस तरह से आप मोनो एल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन के लिए ये मेथड हम कहते हैं अप्रोप्रिएट मेथड होगा। अगर आप डायरेक्ट अल्काइलेशन करना चाहें इस प्रोसेस के थ्रू तो अल्काइलेशन तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको मेनली मोनो एल्काइल बेंजीन ना मिलकर के क्या मिलेंगे, पॉली एल्काइल बेंजीन कंपाउंड मिलेगा। क्यों, ड्यू टू इटसेल्फ रिपीटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर इटसेल्फ रिपीटेशन क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझ में आ रहा है। उसका रीजन है क्योंकि जो कंपाउंड अल्काइलेशन से बन रहा है वो प्रीवियस कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव है ESR के लिए, तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये ESR में फिर से पार्टिसिपेट कर जाएगा, फिर से इसका अल्काइलेशन होगा और आपको पॉली अल्काइल बेंजीन कंपाउंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हुई, देखो अल्काइलेशन और असाइलेशन प्रोसेस क्या है और अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन के लिए एप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा। अब बात करते हैं अल्काइलेशन में इस R पॉजिटिव के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। हमें क्वेश्चन में R पॉजिटिव का सोर्स क्या क्या गिवन हो सकता है, जरा उस बात को समझते हैं। ध्यान देना, इसमें एक सोर्स तो आपको गिवन हो सकता है एल्काइल हाइड्राइड प्लस लुईस एसिड AlX3। याद करो लुईस एसिड की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था लुईस एसिड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो नेम्स इंपॉर्टेंट है, फेमस है दो नेम्स। एक तो हम इसे बोलते हैं हैलोजन कैरियर और दूसरा हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर। तो फिर तो आप देखो ये क्योंकि हैलोजन कैरियर है इसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो ये इस हैलोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और जैसे ही इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा R और X में EN डिफरेंस क्रिएट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से यहां पर जनरेट होगा R पॉजिटिव एंड AlX4 नेगेटिव। आ रहा है समझ में। और ये R पॉजिटिव फिर रिंग पर अटैक करेगा और जब इस R पॉजिटिव का रिंग से रिएक्शन होगी तो H यहां से रिप्लेस हो जाएगा और प्रोडक्ट यहां पर आपको मिल जाएगा एल्काइल बेंजीन। इस तरह से हम रिएक्शन में एल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन की बात करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ R पॉजिटिव। और क्या हो सकता है, देखो सोर्स सेकेंड आप ध्यान देना, इसमें आपको सोर्स दिया हो सकता है अल्कोहल और साथ में आपको कोई प्रोटिक एसिड दिया हो सकता है। अल्कोहल के साथ में कोई H+ का सोर्स आपको दिया हो सकता है, प्रोटिक एसिड आपको दिया हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, इस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा और जैसे ही अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन पॉजिटिव बना, H2O यहां से लीव कर जाएगा और इस H2O लीव करने के साथ में यहां भी बन जाएगा R पॉजिटिव। क्लियर हो रही बात है। और ध्यान देना थर्ड इसमें हो सकता है आपको दिया जाए एल्कीन और एल्कीन के साथ में कोई प्रोटिक एसिड आपको दे दिया जाए। थर्ड में हो सकता है एल्कीन के साथ में कोई प्रोटिक एसिड आपको दिया हो और इस केस में भी अगर बात की जाए तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इस H+ की डेफिशिएंसी के साथ और जैसे ही H+ ऐड होगा यहां पर इस केस में भी आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव। और एक सोर्स आपके पास और हो सकता है फोर्थ, जिसमें एल्कीन के साथ में आपको गिवन हो सकता है लुईस एसिड। यहां पर एल्कीन के साथ में आपको लुईस एसिड दिया हो सकता है लाइक AlX3। क्या हम बात कर सकते हैं, लुईस एसिड के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो जैसे ही एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा
लूजली बॉन्डेड pi इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए, और जैसे ही एल्यूमिनियम का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ में यहां भी आपको मिल जाएगा ये R पॉजिटिव। और ध्यान देना जो इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट कर रहा है एल्यूमिनियम वो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल अब रिंग पर अटैक करके H को रिप्लेस करेगा H+ फॉर्म में। अच्छा बता सकते हो ये इलेक्ट्रोफाइल जब H को यहां से H+ फॉर्म में रिप्लेस करेगा तो वो H+ कहां जाएगा, AlX3 को रिप्लेस करके यहां पर ऐड हो जाएगा CH2 पर बन जाएगा CH3, क्योंकि याद करो ल्यूइस एसिड यहां पर रिएक्शन में हम यूज तो करते हैं लेकिन ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, एज इट इज रिकवर हो जाता है। तो एल्काइलेशन की अगर बात की जाए तो एल्काइलेशन के लिए आपके पास ये सोर्स गिवन हो सकते हैं। अब आप ध्यान देना एल्काइलेशन में हमने कहा भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, R पॉजिटिव। क्या हम बात कर सकते हैं R पॉजिटिव एक कार्पेटाइन ही तो है, और R पॉजिटिव अगर कार्पेटाइन है तो फिर तो इस कार्पेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ध्यान देना ये जो कार्पेटाइन यहां पर बन रहा है इसमें रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। Since attacking electrophile in alkylation is R positive and R positive is carbetain, that's why its interaction before its interaction with ring, इसका रिंग के साथ में इंटरेक्शन हो इससे पहले इस R पॉजिटिव में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर आपको दिया हुआ है बेंजीन और उसके साथ में अल्काइल हाइड्राइड दिया हुआ है, लुईस एसिड दिया हुआ है। अब लुईस एसिड का फंक्शन क्या है, देखो हाइड्रोजन कैरियर। जब भी ध्यान रखें, देखो जब भी आपको रिएक्शन में लुईस एसिड दिया हुआ है और साथ में अगर आपको हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया हुआ है तो लुईस एसिड का हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में एक ही इंटरेक्शन होगा। ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को कैरी कर लेगा, और हाइड्रोजन को कैरी करेगा तो यहां पर हमें इसमें इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर मिल जाएगा हमें ये कार्पेटाइन। और अब जरा ध्यान देना कार्पेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं रिएक्शन में इस R पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो चुका है। ये तो सोर्स हमने कहां में लिया है, एल्काइल हाइड्राइड और लुईस एसिड साथ में लिया है, तो R पॉजिटिव का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है। और अब ये R पॉजिटिव क्या करेगा, देखो नाउ दिस R पॉजिटिव विल रिएक्ट विद रिंग फॉर ESR टू शो टू गिव द प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन। तो अब यहां पर पॉइंट ये देखो कि ये कार्पेटाइन इस रिंग के साथ में इसका इंटरेक्शन हो, इस इंटरेक्शन से पहले यहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो इस रीअरेंजमेंट में पहले ये कार्पेटाइन रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्पेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो मोर स्टेबल कार्पेटाइन हमें ये मिल जाएगा। और अब इस कार्पेटाइन का इस रिंग के साथ में इंटरेक्शन होगा, और जब ये कार्पेटाइन इस रिंग के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो ESR में क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस अल्काइल ग्रुप। और यहां पर कंपाउंड X की अगर हम बात करें तो कंपाउंड X यहां पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहां पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये तो कंपाउंड X फॉर्मेशन हुआ इसके थ्रू। और ध्यान देना दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज क्यूमीन। इसी कंपाउंड को क्यूमीन भी कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया हाउ रीअरेंजमेंट इन कार्पेटाइन इज पॉसिबल बिफोर इट्स इंटरेक्शन विद रिंग। अब थोड़ा सा इसमें मैंने आगे और रिएक्शन को इंक्लूड किया है, आगे वाली रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। देखो इस क्यूमीन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, क्यूमीन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो इसमें प्रोडक्ट बनता है पेरोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, देखो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इट रिएक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बायरेडिकल। ये बायरेडिकल के फॉर्म में इंटरेक्ट करता है,
मतलब इस केस में प्रोसेस होगा वो होमोलाइसिस होगा, क्योंकि ये बायोरेडिकल एक तरह से फ्री रेडिकल है। और इस कंपाउंड में अगर हम होमोलाइसिस की बात करें तो ध्यान देना, होमोलाइसिस इस कंपाउंड में बेस्ट किस साइड पर पॉसिबल है? इस साइड पर। क्योंकि जरा देखो, यहां पर अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में होमोलाइसिस के लिए जो बेस्ट साइट है वो ये साइट है, क्योंकि यहां पर जब होमोलाइसिस होगा तो जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और साथ में से दोनों मिथाइल ग्रुप से हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिलेगा। तो यहां पर होमोलाइसिस होगा और अब क्या होगा, देखो एक ओ डॉट तो सी डॉट के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा ओ डॉट एच डॉट के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब इसमें इंट्रोड्यूस होगा तो कंपाउंड Y क्या बनेगा, समझ में आ रहा है? ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट Y ध्यान देना, एक ऑक्सीजन का तो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है, और एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कंपाउंड बनेगा। देखो ये कंपाउंड तो हमारे पास था क्यूमीन और इसके करस्पॉन्डिंग अब बन चुका है पेरोक्साइड। इसको हम लिखते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। तो यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और अब जरा ध्यान देना, जब इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ में हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में हीट करते हैं तो इसमें ओवरऑल प्रोसेस में यहां पर दो कंपाउंड बनेंगे और वो दो कंपाउंड्स क्या होंगे, ध्यान देना। देखो इस वाले पार्ट से तो आपको मिलता है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक तो प्रोडक्ट आपको मिलता है इसमें एसीटोन और एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा OH ग्रुप विद दिस बेंजीन रिंग, एक प्रोडक्ट आपको मिलता है यहां पर फिनॉल। So this acidic hydrolysis of cumene hydroperoxide will form phenol and acetone। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन करके फिनॉल फॉर्मेशन की। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जब आप अल्काइलेशन करते हैं, जब आप फ्रीडल कार्बोनेशन में अल्काइलेशन करते हैं तो अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ये तो बात हो गई देखो अल्काइलेशन की। अब इसके बाद में हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें, असाइलेशन। और असाइलेशन के लिए अगर सोर्स की बात की जाए कि असाइलेशन में हमारे पास सोर्स क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, देखो असाइलेशन के केस में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल तो होता है इसमें RCO+ असाइलियम आयन, और इस केस में इलेक्ट्रोफाइल का रिंग पर अटैक होगा और ये H को रिप्लेस करेगा H+ के फॉर्म में, और यहां पर प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। और अब अगर बात की जाए कि इसमें RCO+ का सोर्स क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स इसमें होगा क्या, तो ध्यान देना, यहां पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात की जाए तो दो सोर्स हम काम में ले सकते हैं। एक तो सोर्स हम इसमें काम में लेते हैं एसिडालाइट, एक सोर्स तो हम यहां पर काम में लेते हैं एसिडालाइट अलॉन्ग विद लुइस एसिड। ठीक है, एक तो आप देखो एसिडालाइट के साथ में लुइस एसिड काम में लेते हैं। फिर से वही कंडीशन है, देखो लुइस एसिड अगर आपने यूज किया है तो इट इज हेलोजन कैरियर, ये यहां पर हेलोजन को कैरी करेगा और हेलोजन को कैरी करने के साथ में यहां पर हमें मिल जाएगा RCO+ प्लस AlCl4-, और ये इलेक्ट्रोफाइल जब रिंग पर अटैक करेगा तो H को रिप्लेस करेगा H+ के फॉर्म में। अच्छा बता सकते हैं वो H+ कहां जाएगा, वो H+Cl- के साथ में रिएक्ट करके बना देगा HCl और AlCl3 यहां से फ्री हो जाएगा। लुइस एसिड रिएक्शन में आप ध्यान रखिएगा कंज्यूम नहीं होगा। और सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड आप सोर्स काम में ले सकते हैं यहां पर एनहाइड्राइड, या तो आप असाइलेशन के लिए एसिडालाइट काम में ले सकते हैं
या फिर आप काम में ले सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और यहां पर भी हम यूज करेंगे लुईस एसिड। अब यहां पर आरसीओ का फॉर्मेशन कैसे होगा जरा समझना इसको। देखो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, लोन पेयर ऑन दिस ऑक्सीजन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, और लोन पेयर पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस होगा। और अगर इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, ध्यान देना, इसका अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये लोन पेयर तो पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो देखो इस डीलोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये तो बनेगा प्लस, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के साथ बनेगा माइनस। और अब जरा ध्यान देना, देखो लुईस एसिड तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो जैसे वो इस O- के कांटेक्ट में आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, और जैसे ही इस लुईस एसिड ने यहां से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट किया, ये O पॉजिटिव अपना लॉस, अपनी डेफिशिएंसी को यहां से बैलेंस करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ यहां पर हमें मिल जाएगा RCO+। तो ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट से तो हमें मिलेगा RCO+, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, तो ये हो जाएगा O+C, दिस इज R, एंड दिस ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद AlCl3। और देखो ये O नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये तो जाएगा न्यूट्रल, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एल्यूमिनियम न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद बन जाएगा नेगेटिव, AlCl3 नेगेटिव। और अब आप देखो ये इलेक्ट्रोफाइल जब रिंग पर अटैक करके H को रिप्लेस करेगा, समझ में आ रहा है वो H कहां जाएगा, वो H+ AlCl3 को रिप्लेस करके यहां पर ऐड होकर एसिड बना देगा। इस तरह से हम असाइलेशन के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए दो सोर्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज कर सकते हैं एसिड हैलाइड, या फिर हम यूज कर सकते हैं एनहाइड्राइड। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, एंड अल्काइलेशन एंड असाइलेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब आप ध्यान देना, इस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है, इसकी एक लिमिटेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। Limitation of FCR. देखो FCR की अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय those aromatic compounds in which electron withdrawing group -N or any strong -I group is present on benzene ring. ध्यान दीजिएगा, देखो FCR की अगर बात की जाए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात करें, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन उन एरोमेटिक कंपाउंड्स में पॉसिबल नहीं होती है जिनमें रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, -M ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप भी हो सकता है। तो उस केस में हम बात करेंगे Friedel-Crafts reaction fails. There will be no FCR on those aromatic compounds which have electron withdrawing group. For example, आप ये कंपाउंड ले सकते हैं, देखो जैसा देखो इन कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो इन कंपाउंड्स में हम कह सकते हैं देयर विल बी नो FCR,
और इनमें एफसीआर नहीं होगा। उसका रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बात करें कि जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर रिंग पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, विड्रॉइंग ग्रुप में कौन हो सकता है, इट में बी एनी माइनस एम ग्रुप, या तो कोई माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। आप ध्यान देना, इसका माइनस एम इफेक्ट तो नहीं होता है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप जरूर आप इसको कह सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, क्योंकि आप याद करें माइनस आई सीरीज में पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप को सबसे आगे रखा जाता है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का ऑपरेट हो रहा है और इन सब में माइनस एम ग्रुप है। तो अगर इन पर कोई भी माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट हो या स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट अगर ग्रुप का रिंग पर ऑपरेट होता है, तो उस केस में बात करते हैं वो कंपाउंड एफसीआर शो नहीं करेगा। क्लियर हो रही बात? है एक और एक्सेप्शनल केस आप ध्यान देना इसमें। सेकंड लिमिटेशन क्या है देखो, although aniline has activating group on ring, but it does not show FCR, due to acid base reaction। आप ध्यान देना, देखो जैसे एनिलीन की अगर बात की जाए तो एनिलीन में हमारे पास ये कंपाउंड है। एनिलीन की अगर बात की जाए तो एनिलीन में हमारे पास ये कंपाउंड है। अब जरा देखो, एनिलीन में NH2 ग्रुप तो प्लस एम ग्रुप है, भाई ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। हमने कहा एफसीआर उन कंपाउंड में नहीं होगी जिनमें विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। अब ये तो रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि एनिलीन एफसीआर शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करेगा, उसका रीजन क्या है देखो, आप ध्यान दें। देखो अगर आप एनिलीन का एफसीआर करें तो एफसीआर में या तो आप इसका अल्काइलेशन करोगे या इसका असाइलेशन करोगे। अब जरा ध्यान देना, अगर आप इसका असाइलेशन करते हैं, अगर आप इसका असाइलेशन करेंगे तो असाइलेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए सोर्स आप काम में लोगे, या तो एसिड हैलाइड काम में लोगे या एनहाइड्रेट काम में लोगे, और साथ में आप क्या काम में लोगे, एसिड AlCl3। और अगर आप इसका अल्काइलेशन करते हैं तो अल्काइलेशन के लिए आप सोर्स क्या काम में लोगे, इनमें से कोई सोर्स काम में लोगे। जरा आप देखो अल्काइलेशन या असाइलेशन में जो भी सोर्स आप काम में लोगे, जरा देखो उस सोर्स में एसिड प्रेजेंट होगा। AlX3 ये भी एसिड ले रहे हैं, H+, यहां भी एसिड ले रहे हैं, H+, एसिड, यहां पर भी एसिड। और जब आप असाइलेशन कर रहे हैं तो असाइलेशन में भी आप एसिड यूज कर रहे हैं। और अगर आप अल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन में एसिड का यूज करोगे, जैसे आप देखो ऐसा करते हैं, बात करते हैं अल्काइलेशन, और मान लेते हैं मैं यहां पर सोर्स नंबर 1 काम में ले रहा हूं, RX विद लुईस एसिड AlX3। और अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस एनिलीन का अल्काइलेशन करता हूं यूजिंग RX विद लुईस एसिड, तो एक्सपेक्टेड क्या है देखो, एक्सपेक्टेड है कि AlX3 यहां से हाइड्रोजन को कैरी करे, R+ बनाए और वो R+ रिंग पर अटैक करे एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और प्रोडक्ट आपको अल्काइल एनिलीन मिल जाए, मतलब अल्काइलेशन हो जाए। लेकिन आप देखो यहां पर अगर हम बात करें कि ये लुईस एसिड इस हाइड्रोजन को कैरी करे, इससे पहले यहां पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। क्योंकि यहां पर अगर हम लुईस एसिड यूज कर रहे हैं तो क्या मैं बात कर सकता हूं, एनिलीन इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड शो बेसिक कैरेक्टर। तो ये यहां पर एज अ बेस पहले इस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो यहां पर क्या होगा, ये एज अ बेस पहले इस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होती है। और ये अगर एज अ बेस इससे रिएक्ट करता है तो ध्यान देना, एनिलीन में जब नाइट्रोजन अपना अणु डोनेट करेगा एज अ बेस, तो इस केस में ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ बनेगा पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ बनेगा नेगेटिव। और क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होती है, तो एनिलीन में पहले एसिड बेस होकर ये कंपाउंड बनेगा, और ये कंपाउंड अगर बना तो फिर तो हम बात करेंगे
नो FCR, क्योंकि जरा इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में अब यहाँ पर NH2 प्लस ग्रुप बन चुका है, और NH2 प्लस ग्रुप की अगर बात की जाए तो NH2 प्लस ग्रुप के लिए हम बात कर सकते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। ये तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप बन चुका है, और जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इन पर कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस केस में देयर विल बी नो FCR। तो एनिलीन में ध्यान देना, ऑल्दो एनिलीन हैज एक्टिवेटिंग ग्रुप, हालांकि एनिलीन में NH2 ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पर फिर हम FCR के फेल होने की बात करते हैं। तो ये FCR की लिमिटेशन है कि जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, एनी माइनस एम ग्रुप और स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप will not show FCR and aniline will not show FCR. This is all about ESR. क्लियर बात है?